एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम मदन और दूसरे का नाम घनश्याम था। मदन बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वो अपने खेतों में मेहनत किया करता था, परंतु घनश्याम उतना ही आलसी और बेईमान था। दोनों का खेत पास में ही था। मदन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके अच्छी फसलें उगाया करता था और इधर घनश्याम मदन की खेती देखकर वही फसल लगाता था, क्योंकि वो मदन को देख के जलता था, क्योंकि मदन कड़ी मेहनत करके अच्छी फसलें उगाया करता था, परंतु घनश्याम आलसी था और उसकी फसलें अच्छी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण वो मदन से जलता था और वही खेती करता जो मदन करता था, परंतु मेहनत नहीं कर पाता था। एक दिन की बात है कि गांव में एक व्यापारी मैडम आने वाली थी। क्योंकि उनको टमाटर खूब सारा चाहिए था, इसलिए वो गांव में आ रही थी टमाटर का ऑर्डर देने के लिए। तो मदन और घनश्याम अपने अपने खेतों में टमाटर की खेती करते हैं। मदन खूब मेहनत करके अपने खेतों में टमाटर लगाता है, परंतु घनश्याम आलसी था और उसे ये ऑर्डर चाहिए था, इसलिए वो खुरपाती दिमाग लगाकर बाज़ार से सुई ले आकर अपने टमाटरों में लगा रहा था, ताकि उसके टमाटर अच्छे और बड़े बड़े हो, और वो अपने टमाटरों में सुई लगा देता है। फिर कुछ दिन बाद टमाटर बड़े बड़े हो जाते हैं, परंतु मदन का टमाटर छोटे छोटे रहते हैं। अगले दिन जब मदन और घनश्याम खेत में आते हैं, तो मदन ये देखकर आश्चर्य रह जाता है कि उसकी टमाटर तो छोटे छोटे हैं, लेकिन घनश्याम के टमाटर इतने बड़े बड़े क्यों। वो समझ जाता है कि इसमें कोई ना कोई इसकी चाल है। फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि घनश्याम अपने टमाटरों में सुई लगा रहा है। ये देखकर, देखो घनश्याम, तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है। तुम लोगों की ज़िंदगी से खेल नहीं सकते। ये सुई लगाकर 2 पैसे कमाने के लिए तुम लोगों को जहर नहीं खिला सकते, ये बिल्कुल गलत है। फिर घनश्याम बोलता है, तुम मेरे बीच में ज़्यादा उंगली मत कर, चू चपड़ मत कर। ये बात किसी को पता चली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर मदन चुप हो जाता है और अगले दिन दोनों अपने अपने खेतों से टमाटर तोड़ के ले आकर रखते हैं कि तभी व्यापारी मैडम आती हैं और वो आकर घनश्याम से कहती, वाह घनश्याम, आपका टमाटर तो बहुत बड़ा बड़ा है। आपका टमाटर देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। मैं आपको ही अपना ऑर्डर दूंगी। मदन, तुम्हारे टमाटर तो ऐसे लग रहे हैं कि तुमने इसमें खाद ही नहीं दिया। नहीं मैडम, मैंने इसमें शुद्ध और घरेलू खाद दिए हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि घनश्याम अपने खेतों में खाद नहीं दिया? नहीं मैडम, मेरे को ये नहीं पता, मैंने अपने खेतों में शुद्ध दिया है। फिर इतना बोलकर मैडम घनश्याम को अपना ऑर्डर दे देती हैं और चली जाती हैं। घनश्याम खुश हो जाता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही दोनों अपने खेतों में आते हैं, घनश्याम अपना खेत देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसके सारे के सारे टमाटर सड़ गए थे। जहरीली सुइयों की वजह से उसके सारे टमाटर खराब हो गए थे। मदन भाई, तुम सही बोल रहे थे, जहरीली सुइयों की वजह से तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं व्यापारी मैडम को ऑर्डर पूरा कैसे करूँगा। मदन बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे टमाटर उनको दे देना, परंतु आइंदा कभी
गलत रास्ता पकड़ना मत और इस तरह से कभी फसल मत उगाना, वरना इसका यही नतीजा होगा। सही बोल रहे हो मदन भाई, अब मैं भी कड़ी मेहनत करके अच्छी फसल उगाऊंगा। मैं कभी जहरीली सुई नहीं लगाऊंगा। और इस तरह दोनों खुश हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, बुरे कामों का बुरा नतीजा ही होता है, इसलिए लालच ना करें। कठिन परिश्रम करने से जो मिलता है वही उच्च होता है। सुल्तानपुर गांव में एक मल्लू नाम का पानी पूरी वाला रहता था, जो कि रोज गांव के बाजार में अपना ठेला लगाया करता था। परंतु उसका उतना कमाई नहीं हो पाता था कि वो अपने परिवार का अच्छा से खर्चा भी चला पाए। मल्लू हमेशा इन बातों से परेशान रहता था। उसकी पत्नी नीलम हमेशा उसका साथ देती और उसका हौसला बुलंद करती। नीलम बोलती, आप ज़्यादा उदास ना हो। आप तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, लेकिन हमारे जब किस्मत में ही पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ऊपर वाला जब चाहेगा हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। आप टेंशन ना लें, आप इतना चिंता ना करें। हाँ, ये तो सही है, पर कब तक ऐसे चलेगा। मैं अब दुखी हो गया हूँ। अब मेरे से इतना दुख नहीं देखा जाता। इतना कहकर फिर दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन मल्लू रोज की तरह अपना ठेला बाजार में लगाता है, परंतु आज भी कोई खास बिक्री नहीं होती है। तभी एक बूढ़ा पंडित आता है और बोलता है, सुनो बेटा, क्या तुम मुझे पानी पूरी खिला सकते हो? पर मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मल्लू बोलता है, ठीक है बाबा, खिला दूंगा। वैसे भी आज बिक्री नहीं हुई, ये सब कल तक तो खराब ही हो जाएंगे। इससे अच्छा कि कोई खा ले। फिर मल्लू पंडित जी को पतासे खिला देता है और पंडित जी उसके बदले में मल्लू को एक मसाला का डब्बा देते हैं और कहते हैं, बेटा ये लो, ये मसाला तुम अपने पानी में मिलाकर सबको खिलाना, तुम्हारा बिक्री अच्छी होगी। और इतना कहकर पंडित जी वहाँ से मसाला देकर चले जाते हैं। उस दिन से मल्लू वो अपने मसालों में पानी मिलाकर बेचने लगा और देखते देखते उसकी दुकान फेमस हो गई। और अब मल्लू से अकेले अपनी दुकान नहीं संभाली जा रही थी। मल्लू ने सोचा कि दुकान पर एक नौकर रखता हूँ और घर आकर अपने पत्नी से बोलता है, नीलम, बाबा के मसाले से तो चमत्कार ही हो गया है। इतना ज़्यादा खाने वाले आते हैं कि मैं अकेले संभाल ही नहीं पाता हूँ। मैं सोच रहा था कि एक आदमी रख लूँ ताकि मेरी मदद हो जाए और दुकान अच्छे से चला सकूं। फिर मल्लू रमेश को अपनी दुकान पे रख लेता है और दुकान की बिक्री दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती गई। ये सब देखकर रमेश के मन में लालच आ गई और वो भी सोचने लगा कि मैं भी एक पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। और रमेश सोचने लगा, आखिर ये मल्लू अपनी पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है कि इसकी पानी पूरी इतनी बिकती है और इतनी स्वादिष्ट होती है। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। और वो मल्लू के घर जाकर चुपके से उसके मसालों की राज के बारे में जान जाता है और उसके मसालों के डब्बों को चुरा कर लेकर चला जाता है। परंतु उसे मसाले के डब्बों को चुराते हुए मल्लू की बीबी उसे देख लेती है और अपने पति से बताती है। ये सुनकर मल्लू टेंशन में आ जाता है कि अब तो मेरा पानी पूरी का ठेला वापस नहीं चलेगा, वापस मेरा वही दशा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो किचन में जाता है, उसे बिल्कुल वैसा ही एक मसाले का डब्बा दिखता है। और उधर रमेश भी अपना ठेला लगाता है और लोग भी पानी पूरी खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी पानी पूरी खाते हैं, उसे बुरा भला बोलने लगते हैं। ये कैसी पानी पूरी है? इससे अच्छा तो अपन जहर खा लें। ये कोई पानी पूरी है क्या? तुम हमारे पैसे लौटा दो, हमें नहीं खाने तुम्हारे पानी पूरी। और ऐसे बोलकर रमेश से अपने पैसे ले लेते हैं और रमेश को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। और रमेश को अपनी गलतियों का एहसास होता है
और वो मल्लू से जाकर माफ़ी मांगता है और मल्लू उसे माफ़ कर देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो कैसा चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक छोटे से गांव में साक्षी नाम की एक लड़की थी। साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी भी तकलीफ में देखती तो उसके मदद के लिए तैयार रहती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजाकर घर में रखती थी। साक्षी अपने घर में कुछ जानवर भी पाल रखी थी, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और तोता। वो उन सभी जानवरों को अपने टोकरियों में रखती थी और उनके साथ खेलती थी। साक्षी के घर को सभी छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल ही छोटा था। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। साक्षी उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देती है। साक्षी उस बच्चे को लेकर घर आ जाती है, लेकिन उसे रखने के लिए उसके पास कोई टोकरियां नहीं होती है। साक्षी टोकरी लेने के लिए बाजार जाती है, परंतु बाजार में भी उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती है। वो उदास होकर वापस अपने घर की ओर आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक खूबसूरत टोकरी दिखाई देती। कितना सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊँ? हाँ बिटिया, वैसे भी ये यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। साक्षी खुश होकर वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वो बच्चे को उस टोकरी में डालती है, वो इंसान की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर वैसा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डाल कर देखती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वो भी इंसान की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि यह एक जादुई टोकरी है और उस टोकरी को वो संभाल कर रख देती है और उस कुत्ते के बच्चे के लिए दूसरा टोकरी तैयार करती है। अब साक्षी को जब भी किसी जानवर से बात करने की इच्छा होती, वो उस टोकरी में उसे डालती और उसकी मन की बात को जान लेती और सुन लेती। एक दिन साक्षी वैसे ही अपने जानवरों से बात कर रही थी। उसे बात करते हुए उसका पड़ोसी चुपके से देख लेता है। वो सोचता है, साक्षी के पास जो जानवर है वो बोल सकते हैं, क्यों ना मैं इन जानवरों को चुरा लूं, चिड़ियाघर में बेच दूं। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है और वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवरों आवाज लगाने लगते हैं। साक्षी भागकर वहां आती है। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और वो सोचती है,
ये कहाँ से आई? वह उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है, वो कौन है? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चुराने के लिए आया था, लेकिन पता ही नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, यह सब मैंने किया है। साक्षी उस टोकरी में से बिल्ली को निकालकर उस टोकरी को अंदर ले जाती है और कहती है, उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दो। टोकरी साक्षी का बात मान जाती है और बिल्ली को वापस इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं वापिस ऐसा कभी नहीं सोचूंगा और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को वापिस संभाल कर रख देती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय। एक छोटे से गांव रामपुर में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। मोहन के साथ उसकी बीबी सीता और एक छोटा बेटा था। मोहन बहुत ही गरीब था। मोहन जंगलों में रोज जाकर कुछ लकड़ियों को काटकर शहर में ले जाकर बेचा करता था। लकड़ी ले लो लकड़ी, सूखी सूखी लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी, जिससे कि कुछ पैसे मिलते और उसका गुजारा उसी से हुआ करता था। एक दिन मोहन बहुत ही उदास बैठा हुआ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी आकर उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप इतने चिंतन में क्यों डूबे हैं? क्या हुआ, क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? मुझे आप बताइए। क्या बताऊं सीता, मैं बहुत ही परेशान हूँ। इन लकड़ियों की कमाई से हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? अब तो रामू भी बड़ा होने लगा है, उसकी पढ़ाई लिखाई मैं कहाँ से करा पाऊँगा? इसी के चिंता में मैं उस समय से डूबा हूँ। आप चिंता ना करें, ऊपर वाला सब देखता है। एक ना एक दिन हमारा भी दुख दूर करेगा। वो सब देखता है और सब पे नज़र फेरता है। उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप चिंता ना करें। उस दिन मोहन सो जाता है और अगले दिन फिर रोज की तरह वो जंगलों में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत लंबा और मोटा पेड़ दिखाई देता है और मोहन सोचता है, ये पेड़ तो बहुत लंबा और बहुत मोटा है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो मेरी बहुत अच्छी कमाई होगी और कुछ दिन का मेरा अच्छा खासा गुजारा चल जाएगा इस पेड़ से। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, मुझे ना काटो, मुझे ना काटो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे ना काटो। ये आवाज़ सुनकर मोहन डर जाता है और सोचता है कि इस पे कोई भूत है और मोहन बहुत डर जाता है। तभी वो पेड़ बोलता है, अरे भाई आप डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, आप मुझे मत काटो। इसके बदले में आपको एक जादुई पेंसिल दूंगा जिससे आप जो चाहोगे वो पा सकते हो, जो चाहो वो बना सकते हो। मोहन उस पेड़ की बात मान जाता है और मोहन को वो पेड़ कहे मुताबिक एक जादुई पेंसिल दे देता है, जिसे लेकर मोहन अपने घर आ जाता है। और मोहन उस पेंसिल से अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें बना लेता है और मोहन एक अमीर व्यक्ति बन जाता है और अपना ज़िंदगी शानदार और आराम से बिताने लगता है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे जीवन का आधार है। तो हमें पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ।